अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है सादिया की, जो 13 साल की उम्र में अपने वालिदैन से बिछड़ गई थी और जब 10 साल बाद मिली तो कितना कुछ बदल चुका था, बल्कि ये कह लें कि दुनिया ही बदल चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी इंतहाई दर्दनाक है, यकीनन सुनकर आप भी रो देंगे, लेकिन ये ऐसी हकीकत है जो आजकल हर किसी को अपनों में और खुद में नजर आएगी। तो मेरी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और आज की इस कहानी के बारे अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरी उम्र 13 बरस थी जब अपने वालिदैन से बिछड़ी। सिर्फ वालिदैन से ही नहीं, ताया ताई, उनके बच्चों और प्यार करने वाली दादी से भी। बस एक जरा जमीन हिली और सभी मुझसे ओझल हो गए या मैं गुम हो गई। ये उन दिनों का जिक्र है जब हम सब इकट्ठे रहा करते थे। हमारा भरा परा कुनबा था जिसकी सरपरस्त दादी जान की शफीक जात थी। ताई मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखती थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, मगर सबकी लाडली थी और शाहमीर तो मेरा बचपन का साथी था। वो मेरे ताया का बेटा था जिसके साथ मेरी शादी के मंसूबे बन चुके थे, लेकिन हमें बड़ों के इरादों से कोई गर्ज न थी। उनके इरादों से बेनियाज हम बचपन के साथी, मैं, आमना, शाहमीर और फरीहा सब इकट्ठे खेल कूद कर बड़े हुए थे। दादी जान का घर बहुत कुशादा और वसी था, जो उन्हीं के नाम से दादी की हवेली कहलाता था। रिश्तेदार जब हमारे घर आने का इरादा करते, यही कहते कि दादी की हवेली जाना है। हालांकि वो सिर्फ हमारी दादी थी, लेकिन दादी की हवेली की निस्बत से वो सबकी दादी हो जाती थी। हमारी दादी तो बेमिसाल थी। उन्होंने जिस कदर प्यार हमसे किया, उसकी फी जमाना मिसाल नहीं मिलती। जब मैं 12 बरस बाद वतन लौट रही थी तो हवाई जहाज में बैठी यही सोचे जा रही थी कि दादी जिंदा भी होंगी, मैं उन्हें देख पाऊंगी कि नहीं, वो हवेली में मुझे दिखाई नहीं देंगी। ऐसा तो तसव्वुर भी नहीं करना चाहती थी। क्या बताऊं कि अपनों से बिछड़ जाने का दुख क्या होता है और अपनों से मिलने की चाह किस कदर तड़पाती है। जब तक इंसान जिंदा रहता है, ये तड़प सिर्फ वही जानते हैं जो अपनों से बिछड़ जाने का दुख झेलते हैं। एयरपोर्ट पर उतरी और आसिफ से कहा कि अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना, इस्लामाबाद भी वापसी पर घूम लेना। गाड़ी बैक करो और पिंडी उस जगह चलो जहाँ पर हमारी दादी की हवेली है। आसिफ ने मेरे जज्बात समझते हुए कहा, जानता हूँ तुम्हें अपने घर जाने की बहुत जल्दी है, मैं तुम्हें वहीं लिए चलता हूँ। सोच रहा हूँ तुम्हारा ये हाल है तो तुम्हें देखकर तुम्हारे ताया ताई और उनके बच्चों का क्या हाल होगा। यकीनन वो खुशी से रो पड़ेंगे। अल्लाह ना करे जो मेरे अपने रोएं। ऐसी बातें मुंह से मत निकालिए। यूं ही बातें करते करते हम इस कदीम इमारत के सामने पहुंच गए, जहां कभी गेट के एक पल्ले पर दादी की हवेली की तख्ती आवेजा हुआ करती थी। आज यहाँ कोई तख्ती थी और ना वो फूलों से लदी बेलें थीं जो कभी गेट के ऊपर से दीवारों पर फैली हुई थी, जिनके बीच हमारा घर एक दुल्हन की तरह बना संवरा हुआ करता था। आज दीवारों के इर्द गिर्द झाड़ झनकार और गेट मट्टी से अटा हुआ इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ अब बरसों से कोई नहीं रहता। अपने घर को वीरान देखकर, जो कभी मेरे बचपन की खुशियों का गहवारा था, मेरा दिल बैठ गया। यहाँ पहुंचने से कबल जो खुशी थी वो अब काफूर हो चुकी थी। मेरे बुझे हुए चेहरे पर आसिफ ने नजर डाली और कहा, सादिया, हौसला रखो, सभी वक्त के साथ नकल मकानी करते हैं। मुद्दत बाद आई हो, हवेली में रहने वाले अब किसी नए घर में शिफ्ट हो गए होंगे। हवेली में कोई चौकीदार तो होगा, अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। गेट पर गाड़ी रुकवाकर हमने इर्द गिर्द देखा। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान न था। बड़ी मायूसी हुई। भारी कदमों से वापस लौटने को थे कि जेली सड़क से एक शख्स आता दिखाई दिया। वो हमारी तरफ ही आ रहा था। थोड़ी सी देर में वो हमारे करीब पहुंचा। बोला, साहिब, इधर कोई नहीं आता। आज गेट पर गाड़ी देखी तो मैं समझा कि फैज साहब आए हैं। फैज मेरे ताया का नाम था। मैंने कहा, हाँ, मैं उन्हीं की भतीजी हूँ, घर देखना चाहती हूँ। हवेली की चाबी किसके पास है? कहने लगा, मेरे पास है। फैज साहब ने दी हुई है ताकि कभी कभी गेट खोलकर अंदर बाहर देख लिया करूं। जब कभी वो आते हैं मुझे फोन कर देते हैं कि सफाई करवा दो। अब तो मुद्दत से उनका कोई फोन नहीं आया। ये हवेली वीरान पड़ी है। उसने गेट खोलते हुए कहा, मैं लंदन से आई हूँ और ये मेरे शौहर आसिफ हैं। हम दोनों आज ही आए हैं और सुबह होने का बस इंतजार किया और सीधे इधर आ गए। मुझे चौकीदार की जुबानी अपने अजीजों के जिंदा होने का सबूत मिल गया। चाय पानी वगैरह?
जो हुक्म करें। उसने कहा, कुछ नहीं चाहिए, पानी वगैरह है हमारे पास, तुम बाहर ठहर जाओ, हम जरा अंदर का चक्कर लगा लें। वो बोला, ठीक है बीबी, मैं इधर ही ठहरता हूँ। मैं हौले हौले कदम बढ़ाती हवेली के अपने गेट से आगे बढ़ने लगी। खुश्क पत्तों के चरचराने की आवाज़ सन्नाटे में अजीब लग रही थी। अंदर दाखिल होते ही दिल की और ही कैफियत हो गई। वो रहायशगाह जहाँ कभी रौनक होती थी और हम बच्चे दौड़ते फिरते थे, आज यहाँ वीरानी का राज था। हवेली का अंदरूनी लॉन जो कभी फूलों और बेल बूटों से सजा रहता था, अब जमाने की सितम ज़रीफ़ी और गुजरते वक्त की शिकस्त और रीख्त की दास्तान बयान कर रहा था। जूं जूं आगे जा रही थी, दिल डूबता जा रहा था। गूंगी बहरी फिजा बता रही थी कि बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। वो लोग जिनके मिलने की आरजू मुझे इतने बरस तड़पाती रही थी, न जाने कहाँ जा छुपे थे। सारे दरख्त, दरो दीवार, सभी मंजर गूंगे थे। कोई ऐसा न था जिससे मैं अपने प्यारों के मुताल्लिक पूछ सकती। आसिफ खामोश साए की मानिंद मुझसे 2 कदम पीछे चल रहे थे। वो मुझे मजीद डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। लॉन के कोने में पीपल के दरख्त की तरफ बढ़ते देखकर आसिफ ने पूछा, क्या घर के अंदर नहीं जाओगी? नहीं, मुझ में वीरान कमरों में जाने का हौसला नहीं। जिन्हें देखने की शदीद आरजू लेकर यहाँ आई थी, वो तो जाने कहाँ खो गए हैं। अंदर जाकर क्या करूंगी? ऐसी हौलनाकी के खाने को दौड़ती है। पुराने दरख्त के नीचे एक बेंच अभी बाकी था, मैं उस पर बैठ गई। आसिफ, जरा देर यहाँ बैठ जाओ, मैं खुद को थका हुआ महसूस कर रही हूँ। सादिया, बेंच पर बहुत गर्द है, इसे जरा साफ तो करने दो। उसने जेब से रुमाल निकाल कर कहा, ये इतनी ज्यादा है कि इस छोटे से रुमाल से साफ नहीं होगी। गर्द कपड़ों को लगती है तो लगने दो, गर्द को जब झाड़ेंगे तो वो खुद उतर जाएगी। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और थोड़ी सी जगह अपने बैठने के लिए रुमाल से साफ कर ली। वो देखो, दरख्त की उस शाख पर झूला बंधा होता था, लेकिन अब तो यहाँ कोई झूला नहीं है। हर तरफ सूखे पत्तों के ढेर लगे हुए हैं। मुझे तो अब भी नजर आ रहा है वो झूला। मेरे तसव्वुर की आंखें खुली हुई हैं। देखती रहो अपने तसव्वुर की आंखों से। वो सूखे पत्तों पर बूट मारकर उन्हें तोड़ने लगा। तभी उन पत्तों के अंदर पड़ी कोई चीज उसके बूट से टकरा गई। उसने उसे उठा लिया। ये एक टूटी हुई गुड़िया थी, जो बूट की चोट लगने से मजीद टूट गई। ये गुड़िया मेरी है, मैं हर वक्त इसे अपने साथ रखती थी। मैंने बिलक कर उसके हाथ से वो गुड़िया ले ली, जिसके बाल मट्टी मट्टी और चेहरा भी खाक आलूद था। उसने कुछ कहे बगैर टूटा हुआ खिलौना मुझे दे दिया और मैं उसे हाथ में लेते ही माजी के दरीचों में गुजरती यादों की दुनिया में चली गई। हमेशा शामिर मेरी गुड़िया छीन कर यहाँ पत्तों में छुपा दिया करता था। बचपन बीत गया। मैं 8वीं तक पहुंच गई, मगर गुड़िया मेरे साथ रही। इसे शामिर मुझसे छीन कर छुपाता रहा और मैं ढूंढती रही। गुड़िया हमेशा मुझे मिल जाती थी, मगर आज ये आसिफ को मिल गई थी। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा जज्बाती हो गई हो यहाँ आकर। जरूरी नहीं ये वही गुड़िया हो तुम्हारी वाली। यहाँ और भी बच्चे आए होंगे, उनमें से किसी की हो सकती है। नहीं, मैं इसे पहचानती हूँ, ये मेरी ही है। ठीक है भाई, जैसे तुम खुश वैसे हम खुश। हालांकि गुड़ियाँ सभी एक जैसी होती हैं। मुझे आमना और फरीहा याद आने लगी, जिनके साथ रहने की वजह से मुझे कभी बहनों की कमी महसूस ना हुई थी। सुबह सवेरे दादी सबको नमाज के लिए जगा देती। हम नाश्ता करते और स्कूल चले जाते। हर सुबह बेदार होने की बेजारी से जान बचाने के लिए छुट्टी वाले दिन से एक रोज पहले दादी से कहते, कल सुबह मत जगाना दादी, कल हमें देर तक सोना है। अच्छा ठीक है, वो कहती। थोड़ी देर के लिए उठ जाना, नमाज पढ़कर फिर बेशक सो जाना। वो सुबह याद आई जब मैं उठी तो अम्मी सामान पैक कर रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं अम्मी? दूसरे शहर, जहाँ तुम्हारे अब्बू की पोस्टिंग हो गई है बेटी। मेरे वाले साहब अपनों से अलग रहने पे उदास थे, मगर जाना ही था। वो जिस महकमे में ऑफिसर थे, उनकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती थी। मैं भी अपनों से बिछड़ने पर उदास थी। दादी, ताया, ताई, शाहमीर, उसकी बहनें आमना और फरीहा सभी आप दीदा थे। जब हमारी गाड़ी हवेली से निकली, मैंने भीगी आंखों से घर को देखा था, हाथ हिलाया था। उन्होंने भी हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहा था। यहाँ पर आए हमें 1 माह हुआ था और मेरा दाखिला स्कूल में हो गया था कि एक सुबह स्कूल जाने को तैयार हो रही थी तो अब्बू ने आवाज दी, सादिया जल्दी करो और गाड़ी में बैठो, मुझे देर हो रही है। मैं उनके हमरा गाड़ी में बैठ गई। वो मुझे स्कूल छोड़ते फिर अपने दफ्तर चले जाते थे। इतना याद है, जो ही मैंने गाड़ी से निकलकर स्कूल की तरफ कदम बढ़ाया था कि जोर की गड़गड़ाहट सुनी। ऐसी खौफनाक आवाज इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। बस मुझे चक्कर सा आ गया। जहां खड़ी थी वहां गिर गई।
इसके बाद मालूम नहीं क्या हुआ। होश आया तो अस्पताल में थी। एक अंकल और आंटी मेरे करीब खड़े कह रहे थे, शुक्र है बच्ची को होश आ गया है। फिर एक आवाज मेरी समाज से टकराई, बेटी आंखें खोलो। मैंने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। हर तरफ नामानूस चेहरे नजर आए। अम्मी अब्बू कहीं दिखाई ना दिए। मेरी नजरें उन्हें ढूंढने लगी। तुम्हारे अब्बू और अम्मी घर पर हैं, तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें ले चलेंगे उनके पास। मेरी हालत तसल्ली बख्श हो गई तो ये दोनों मेहरबान मियाँ बीवी मुझे अपने साथ ले आए। जब अपने वालदैन का पूछती वो कुछ न बताते, बस टाल जाते। सर पर चोट लगी थी, मेरी याददाश्त पर असर पड़ा था। अम्मी अब्बू के सिवा कुछ याद ना आता था। जहन पर जोर देती तो सर दुखने लगता, कानों में वही खौफनाक गड़गड़ाहट गूंजने लगती और मैं परेशान हो जाती। मेरी जहनी हालत खराब हो गई थी। डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने कहा कि अभी इस बच्ची से कोई सवाल ना करें, कुछ मत पूछें, रफ्ता रफ्ता सब कुछ याद आ जाएगा। अज खुद घर वालों के बारे में बताएगी। 6 माह बाद अंकल और आंटी मुझे लंदन ले आए। मेरा इलाज हुआ, काफी हद तक मैं ठीक हो गई। वो मुझसे ये बात छुपाना चाहते थे कि मेरे वालदैन जलजले में हलाक हो चुके हैं। वो मुझे मजीद दुख नहीं देना चाहते थे। कहते थे, बेटी आपको हुकूमत ने यहाँ इलाज के लिए भिजवाया है, जरूर एक दिन आपको घर वापस ले चलेंगे, आप यहाँ रहकर तालीम हासिल करें। उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और फिर मैंने अपनों के प्यार को दिल में दबा दिया। सोचा चलो पढ़ाई कर लूं। यकीन था कि ये अच्छे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, जरूर एक दिन मेरे वालदैन के पास ले जाएंगे। जब मैं पूरी तरह ठीक हो गई, बिलाखिर मेरे अंकल और आंटी ने तरीके से समझाकर बताया कि बेटी तुम्हारे वालदैन जलजले में हलाक हो गए हैं, अब तुम वहां जाकर ज्यादा दुखी हो जाओगी, बेहतर है कि हमारी बेटी बनकर हमारे पास रहो। उस रोज मैं बहुत रोई थी। फिर मैंने फैसला कर लिया कि इतने मेहरबान लोगों को उदास करके हरगिज नहीं जाऊंगी, जिन्होंने मुझे बेटी बनाया, इलाज करवाया। ये भी मुजफ्फराबाद के रहने वाले थे। लंदन में घर और कारोबार था। जिन दिनों जलजला आया ये अपनों से मिलने वहां आए हुए थे और मैं उन्हें मिल गई। ये बे औलाद थे। उन्होंने मुझे वालदैन जैसा सच्चा प्यार दिया, मुझ पर जान छिड़कते थे। मुझे यही बताया गया कि मेरे सारे लोग खत्म हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दादी की हवेली बहुत मजबूत थी, पुराने वक्तों की, जहां पर यह रहाइशगाह थी। वहां जलजले से नुकसान भी बहुत कम हुआ था। अम्मी अब्बू के सिवा बाकी सब लोग सलामत थे। शायद उन्होंने मुझे ढूंढा होगा या वालदैन की वफात की तस्दीक पर उनका ख्याल होगा कि मैं भी जलजले की नज़र हो चुकी हूँ, खुदा जाने। लेकिन अब मेरा उनके साथ कोई राबता ना था, जिसकी वजह यह थी कि दादी की हवेली से ताया नकल मकानी करके लाहौर चले गए थे और उनका राबता हमारे साथ नहीं हो पाया था। लंदन आए हुए मुझे 10 साल हो चुके थे। अंकल अब काफ़ी बूढ़े हो गए थे, वो बीमार हो गए तो मैं और ज़्यादा दुखी रहने लगी, क्योंकि सफ़ेद बालों और सफ़ेद रंगत वाला ये फरिश्ता सूरत आदमी मेरे लिए अब्बू जैसा ही मेहरबान था, जिसने मेरा बेहद ख्याल रखा था। और आंटी भी कुछ कम मोहब्बत न करती थी। ये दोनों ना होते तो शायद मैं मर जाती। उन लोगों ने कभी अपने अजीज़ों के बारे में नहीं बताया, मुझसे अब बिछड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने बाद में मेरे ताया को भी ढूंढने की कोशिश की। उनके ख्याल में सभी मर चुके थे। अंकल जब ज़्यादा बीमार थे, उन्होंने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे आसिफ से कर दी। ये लोग अक्सर अंकल के घर आते थे। आसिफ ने मुझे देखा, पसंद किया और मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार अपने वालदैन को किया। यूं मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला। मेरी शादी के 1 साल बाद अंकल की वफात हो गई। एक बार फिर मुझे इसी सदमे से गुजरना पड़ा जो वालदैन की वफात की खबर सुनकर हुआ था। एक दिन मुझे उदास देखकर आसिफ ने कहा, मैं तुम्हें पाकिस्तान लिए चलता हूँ, वहां तुम अपने घर को देखना और अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूमात हासिल करना, क्या खबर वो जिंदा हूं। उसकी ये तसल्ली मेरे लिए नई जिंदगी की नवीद बन गई। मैंने 6 माह और इंतजार किया। बिलाखिर हमने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख दिया। यहाँ आने पर उदास भी थी और खुश भी कि चौकीदार ने ताया और उनके घर वालों का पता बता दिया था। हम हवेली से निकलकर लाहौर आए। आसिफ के रिश्तेदार भी इसी शहर में रहते थे, लेकिन वो पहले मुझे ताया के घर ले आए। जब हमने चौकीदार के दिए नंबर पर फ़ोन किया तो शाहमीर ने उठाया। उसके लहजे में खुशी थी। कहा कि आ जाओ, अब्बू भी घर पर है, बस फौरन आ जाओ जहां भी हो। हम तो समझे थे कि तुम चचा जान और चची के हमरा चली गई हो, शुक्र कि तुम जिंदा हो। उसके इन अल्फाज ने मेरे कानों में रस घोल दिया था। जब हम ताया के घर पहुंचे तो मैं बहुत पुरजोश थी, मगर यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि ताया और ताई ने बेहद सर्द मोहरी से मेरा इस्तकबाल किया। प्यारी दादी इस जहान में नहीं रही थी।
आमना और फरीहा की शादियां हो चुकी थी। शामिर ने अपनी बीवी से मिलवाया, वो भी बड़े नपे तुले अंदाज में मिली। सिर्फ एक शामिर ही था जो मुझे जिंदा देखकर खुश नजर आता था। बाकी सब लोग इतने अजनबी से हो गए थे जैसे कि वो मेरे जिंदा लौट आने पर दुखी हो गए हों। मैं अपनों का ये रवैया देखकर हैरान रह गई। मैं तो समझी थी कि वो दौड़कर गले लगाएंगे और खुशी का इजहार करेंगे। ताई ने कहा, आज दोपहर का खाना खाकर जाना, शाम से पहले नहीं जाने दूंगी। दिल ने झुरझुरी सी ली, ये क्या कह रही हैं? हम तो कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आए थे कि ये मेरे अपनों का घर था, मेरा मैका था। अब्बू अम्मी ना रहे तो क्या हुआ? ताया ताई भी तो माँ बाप जैसे होते हैं। अभी मैं हैरत से ताई को देख रही थी कि ताया ने बीवी को झिड़का, अरे भाई, लंदन से वो भी चंद दिनों के लिए? इन्हें 100 काम होंगे, औरों से भी मिलना होगा, हमारे घर रहने थोड़ी आए हैं। अहमक हो तुम भी। फिर मुझसे मुखातिब हुए, बेटा अगर जाना है तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। जब फरागत मिले फिर आ जाना या फोन कर देना, जहां ठहरे होंगे मैं मिलने आ जाऊंगा। मेरा दिल जो इतने बरस से उन लोगों से मिलने को तड़प रहा था, धड़कना भूल गया। आसिफ ने कहा, ताया जी आप फिक्र न करें, यहाँ मेरे रिश्तेदार भी हैं, हम वहाँ ठहर जाएंगे। शामिर ने महसूस किया कि उसके वालिदैन ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मगर वो चुप था, शायद अपनी बीवी की वजह से जो तेवरी चढ़ाए बैठी थी। मुलाजिम ने चाय लाकर रखी, मुझसे नहीं पी गई। आसिफ ने भी कह दिया, अंकल मैं चाय नहीं पीता। हम चलने को हुए तो ताई ने बेजान आवाज में कहा, बेटा कभी कभी लंदन से फोन करती रहा करो। आमना और फरीहा को बताऊंगी तुम आई थी तो दुख करेंगी कि तुमसे ना मिल सकी। मैं और ज्यादा हैरत से उनका मुंह देखने लगी कि ये उन्हें अभी फोन करके क्यों नहीं कहती कि आ जाओ, देखो कौन आया है। सादिया आई है और वो जिंदा है, लंदन से मिलने आई है। तो ये थे अपने जिनसे मिलने को मैं रोया करती थी। आसिफ से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जिसे कहा करती थी कि दुआ करो मेरे अपने जिंदा हों और मुझे मिल जाए, मैं बहुत दिन उनके पास रहूंगी। हम ताया के घर से निकले तो मुझे खज्जल देखकर मेरे शौहर ने कहा, रंज मत करो और शुक्र करो कि ये लोग जिंदा हैं, जल्जले में नहीं चले गए। तभी मेरे दिल ने कहा, कहाँ जिंदा है? जब तक इनसे नहीं मिली थी जिंदा थे मेरे दिल में, मगर अब जिंदा मिल गए तो लगता है कि मेरा दिल भी दादी की हवेली की तरह खाली और वीरान हो गया है। चौकीदार का शाम को फोन आ गया, बोला, बीबी आप गए थे अपने ताया के घर मगर दोबारा नहीं जाना। उन्होंने मुझे बहुत डांटा है कि उनका पता और फोन नंबर आपको क्यों दिया, आपका जायदाद में हिस्सा है ना, उन्हें डर है कि आप अपना हिस्सा लेने आई हैं। मैंने कहा, बाबा उनसे कहना कि मुझे अपना हिस्सा नहीं लेना, इत्मीनान रखें, मैं तो सिर्फ मिलने आई थी। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, अब दोबारा अपनों से मिलने की आरज़ू नहीं करूंगी। दोस्तों ये हकीकत है, आजकल खून ऐसे ही सफेद हो चुका है। कम ही लोग हैं जो अपने खूनी रिश्तों से और दीगर रिश्तों को निभा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे दौर में जब खत लिखकर ही एक दूसरे के अहवाल का पता चलता था, अब जबकि इतनी तरक्की हो गई कि वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, लेकिन अब महीनों मुलाकात नहीं होती, बात नहीं होती। आजकल हम क्यों अपनों से इतने दूर हैं, हत्ता कि एक ही घर में रहते हुए भी? इसकी क्या वजह है? कैसे अपने आप को तब्दील करें? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।